तो हम लोग मिलते हैं रतन नूरा के खास इंसान सुनील पाल से। नमस्कार, हमारा नाम है रतन नूरा। आप तो सरकारी अफसर रेलवे में काम करते हुए पिताजी के पुत्र थे, तो आप कैसे गरीबी इतना देख सकते पिताजी को शराब का शौक था, बहुत शौक था। हैं? जैसा कि आप गालियों के बहुत खिलाफ हैं। आजकल वेब सीरीज बन रही है, वेब सीरीज में भले पॉर्न नहीं दिखाया जा रहा है, कपड़े नहीं निकल रहे, लेकिन बेचारों के कपड़े तो निकल ही रहे हैं। इसी एक मूवी थी जहाँ पे आपने काम किया था और आपने भी अश्लील सीन किया था जो रितेश देशमुख के साथ। कि रितेश देशमुख लड़की है लड़का है ये उन्हें नहीं पता था। लेकिन आप मनोज वाजपेयी के भी खिलाफ थे कि ये जो वर्डिंग बोल रहा है, ये जो लाइन बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। ये चीजें बरसों से फिल्मों में लोग देखते आए कि लड़की की इज्जत पे हाथ डालना। शक्ति कपूर ने भी किया। मनोज वाजपेयी का एक रिएक्शन भी आया था कि आपके पास काम नहीं है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। बिल्कुल कर रहा हूँ मैं मेडिटेशन, लेकिन आपके पास तो काम है। देखिए क्या गाली जो है दोस्तों में दी जाती है, गुस्से में दी जाती है, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे दे सकते? एग्जाम्पल मनोज वाजपेयी जी, आप बोल रहे हैं कि बिना अपने कोई मूवी में या बिना किसी रोल के भी रोड पे चलते हुए गाली देंगे। आप उनके साथ जाके घर में मिलेंगे तो आपको लगता है वो गाली देंगे आपको? तो जब यहाँ नहीं दे रहे तो फिर उसके लिए ये उनके रोल में है, वो कैरेक्टर में उनके। हाँ तो लेकिन वो रोल कितने लोग देख रहे हैं भाई? आप 140 करोड़ हिंदुस्तानी देख रहे हैं। फैमिली मैन मूवी को, वेब सीरीज को लोगों ने हिट किया और लोगों को पसंद आ रहा है, तो आपको क्या लगता है वो जो लोग देख रहे हैं वो क्या गलत है? पता अगर उसमें गालियां नहीं होती तो और ज्यादा पसंद आता। सुनील ग्रोवर का भी बहुत विरोध किया। ये कभी भी लड़कियों के कपड़े पहन के आके एक्टिंग करता है। ये तो कृष्णा भी करता है, बहुत एक्टर करते हैं। तो आपका सिर्फ सुनील ग्रोवर को विरोध था या फिर सबको मेरा है? इन लोगों को इतना विरोध नहीं था। जैसे मैंने कहा, मैं नागपुर शहर का हूँ। नागपुर एक संतरा नगरी है और संतरे का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको नहीं लगता ये एडल्ट है इनका आप विरोध करते हैं? वो यह भी बोलते हैं कि एक कॉमेडियन जो है वो डबल मीनिंग बात करते हैं और एडल्ट बात करते हैं, जो आज के बच्चे भी समझते हैं। आज शहर के बाहर गटर होता है। हाँ। अब शहर के बीच गटर हो गया। एक टाइम में आकर के पूरा शहर ही गटर होगा। लेकिन लोग बोलते हैं कि सुनील पाल बैठे बैठे जो भी ऐसे कोई फेमस लोग हैं उनके बारे में एक कंटेंट उठा देते हैं, एक विरोध कर देते हैं और जानबूझ के टीवी पे हाईलाइट होने के लिए आ जाते हैं। कौन है वो लोग? बोले सोनू निगम का सुनील पाल से क्या लेना देना। लेकिन आज उनके पास काम नहीं है तो आज बोलते हैं कि सोनू निगम के ऊपर बायोग्राफी बनेगा तो उसका नाम रखूंगा सोनोग्राफी। ये जो छपरी जिनकी बात कर रहे हैं आप, ये इनके अंदर अकल की कमी है, इसलिए गालियां देते हैं कॉमेडी में। देश के जो लॉ बने सुनील पाल ने उसको तोड़ा। ईडी का एक छापा आपके ऊपर आया। मेरे ऊपर कॉमेडियन का एक कोई यूनियन या कोई ग्रुप या कोई ऐसी चीजें नहीं जहाँ पे आपस में आप बात कर सकते हैं या एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के काम के बारे में बात करें। आज ये जो यूट्यूबर जो सर चढ़ के बोल रहे हैं ना, हमारे ही अपने लोगों की खामोश रहने का नतीजा। हमारे ग्रुप के जो हिंदी कॉमेडी करने वाले हैं ना, वो करीब करीब बेचारे बर्बाद हो गए। 80% जनता जो है वो हमारे देश की, वो तो आज भी अच्छा सुनना चाहती है, लेकिन 20% जो चरसी गंजड़ी जो जनता कॉमेडियन बन गए। हाँ कॉमेडियन बन गए और चरसी गंजड़ी ऑडियंस भी है। आप कभी फेमस होने के लिए कुछ ऐसे हरकत नहीं किए? नहीं कभी। तो आपने किडनैपिंग का केस क्यों खुद पे बनाया? किडनैपिंग मेरे पे थोड़ी है। आपको लगता है कपिल शर्मा शो में आपको बुलाया गया था तो एक आपको बुलाया गया होगा स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कपिल शर्मा शो में कहीं ना कहीं किसी और की इमेज को क्लियर करने के लिए बुलाया गया था? अब इतने दिनों से मैं वो लेटेंट के लिए कह रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, गाली गलौज का कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने सब अपने दिमाग में रखा इस बात को। आपने वहां से आने के बाद जिसने कुछ नहीं किया, सबसे पहले आप अर्चना के ऊपर एक कमेंट्स किए कि जो हवा के एक कॉमेडी होता है, हवा के बारे में बात करेंगे तो भी हंसती है, मैं कॉमेडी कर रहा था तो हंस नहीं रही थी। बाकी कलाकार के छोटी सी बात पे भी बहुत उठ के लाफ्टर दे रहे थे। गुरु तो नेक्स्ट कपिल है। अरे कपिल शर्मा रोज अपने एपिसोड में माँ को सामने बिठाता है। ये लोग अपने माँ को बिठा सकते हैं सामने अपने शो पे? एकमात्र वो एपिसोड था जिसमें ये लोग आने वाले थे तो डर के मारे कपिल ने अपनी माँ को नहीं सामने बिठाया। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आया हूँ आपके पास कुछ ऐसे इंसान, ऐसे शख्सियत से परिचय कराने जो कि उनकी बातों में बहुत ही बिंदासपन है और बिंदास बात करते हैं। हम राजनीति क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से जैसे लोगों को ढूंढ के ला रहे हैं, आज ऐसे ही सिनेमा इंडस्ट्री से जो कि अपनी खुद की एक काबिलियत, अपनी एक खुद की शख्सियत की वजह से फेमस हुए और अलग अलग कैरेक्टर में फेमस हुए हैं, ऐसे इंसान से मैं आपको बात कराऊंगा। उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग, बहुत ही फेमस चीज़ है जिसकी वजह से आप सब उन्हें पहचानते हैं, उसका नाम है रतन नूरा। तो हम लोग मिलते हैं रतन नूरा के खास इंसान सुनील पाल से। सर आपका स्वागत है। नमस्कार, हमारा नाम है रतन नूरा और बोल बिंदास के बिना हम हो अधूरा
और आज यहाँ आके हुआ हूँ पूरा, क्योंकि ये पॉडकास्ट नहीं, ये तो है काशी और मथुरा। वाह वाह सर, यही यही एक कला आपकी जो है बहुत फेमस है और इसी ने आपको कॉमेडी का किंग बनाया हुआ है। थैंक यू। तो सर शुरुआत करते हैं आज एक पॉडकास्ट। मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले मैंने आपके लाइन से पॉडकास्ट देखे, जी। तो जो अभी के पॉडकास्ट बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ अपने पॉडकास्ट को हिट करने के लिए वो आपसे जब बातें कर रहे हैं तो बहुत ही क्रिटिसाइज करके बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरे पॉडकास्ट में मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रियलिटी मेरे चैनल पे आपके व्यूज़ भले ही बहुत कम होंगे मुझे चलेगा, लेकिन मैं रियल सुनील पाल को बताना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ किसी के समय अप एंड डाउन होता है तो आप क्रिटिसाइज करके पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। करेक्ट। तो मैं उसके खिलाफ हूँ, जैसे आप कुछ चीज़ों के खिलाफ वैसे मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ। तो शुरू से बात करेंगे आपके बारे में, आपकी अच्छी चीज़ें। सिर्फ एक ही जो वैलिड आपका पॉइंट चल रहा है अभी, जो एक विवाद चल रहा है उसी पे बात करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मली एक सुनील पाल से और उनके आप बारे किसी में भी विषय में बात कर सकते हैं जी आप। बिंदास बोल के फाउंडर मेंबर है जी तो बिंदास बोल। जी। तो सुनील जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके नाम में ही एक कन्फ्यूज़न है। सुनील पाल तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सुनील पाल उत्तर प्रदेश से होंगे, लेकिन जो कि आपके डिटेलिंग में आप उत्तर प्रदेश से नहीं, आप महाराष्ट्र से हैं। आप महाराष्ट्र हैं प्रॉपर। आपके पिताजी रेलवे कर्मचारी थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक परिचय में आता है कि आप बहुत ही गरीब परिवार से हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न है। तो मैं चाहता हूँ कि टोटल एक परिचय आपके पास से दे दीजिए कि कहाँ पढ़े हैं, कहाँ पैदा हुए, कैसे आपकी जीवनी थी। लेकिन 1975 में मेरा जन्म हुआ 2 मई को। लोग पैदा होने में 9 महीने लेते हैं, मैं सेकंड में पैदा हुआ। सेकंड में। सेकंड में, अच्छा सेकंड में, हाँ 1 तारीख को मजदूर दिवस होता है हाँ और दूसरे दिन ही मजदूर पैदा हो गया 2 तारीख को। और आज तक हंसा के लोगों को लेबर पेन दे रहा है। तो मैं महाराष्ट्र के और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर, जो अब तेलंगाना है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ, छोटे से गांव तड़ाली में। मूरसा, छोटे से गांव में। मूरसा से निकल के मुंबई आया, मुंह से काम करके अपना मुकाम बनाया। तो मुंह जो है वो चल रहा है। लेकिन बचपन से ही फिल्में देखने का शौक़, कलाकारी का शौक़। तो 1975 की जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, 1975 में इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी लगी थी, इसलिए मैं इमरजेंसी में पैदा हुआ, सेकंड में पैदा हुआ। 9 महीने लिए नहीं मैंने, सेकंड में पैदा हुआ। फिर उसके बाद में शोले पिक्चर रिलीज़ हुई थी। हाँ। तो तब से लेके अब तक शो ले रहा हूँ। यहाँ शोले, वहाँ शोले, कॉमेडी के जहाँ जहाँ शो ले सकता हूँ वहाँ सब जगह शो ले रहा हूँ। तो शोले का ये फ़ायदा हुआ मुझे। और तीसरी बात है कि प्रेम और आनंद से जीता हूँ, क्योंकि प्रेमानंद जी भी 1975 में ही पैदा हुए थे। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि कितनी अच्छी बात मेरे साथ में 70। और मोदी जी और मुझ में समानता ये है कि हम दोनों 75 के हैं। अच्छा। वो 75 साल के हैं, हाँ। मैं साल 75 का हूँ। हाँ। नहीं, मोदी जी और आपका एक चीज़ और कॉमन है मेरे पास, आगे मैं लिख के रखा हूँ। तो सर आपकी चाय की दुकान, यस। हाँ वो मैं आऊँगा सांताकुछ की दुकान पे आऊँगा। सांताकुछ पे चाय की दुकान पे। मुझे नहीं पता तब कि चाय वाले को दुनिया भर में इतनी इज्जत मिलेगी। हाँ, नहीं मैं रखा हूँ। नहीं सर, आपकी एजुकेशन आपने कहाँ पढ़ाई किया? आपने अपने गाँव में? मैं मैट्रिक पास हूँ। मेरे गांव चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिर हिंगन घाट, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, ऐसे। क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे, ट्रांसफ़र हुआ करता था, हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते थे। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि मेरी तरक्की जो है ज़मीन से आसमान तक की है। पहले मैं क्वार्टर को लेके कुछ नहीं बोलेंगे? पहले मैं रेलवे लाइन के बाजू में रहता था। रेलवे क्वार्टर? हाँ, मेरे पिताजी थे रेलवे क्वार्टर वाले। नहीं, फिर क्वार्टर से आपने कुछ मैच नहीं किया ऐसे? अरे मेरे पिताजी क्वार्टर के बादशाह थे। रेलवे में थे और क्वार्टर के बादशाह थे। क्वार्टर में ही रहते थे हमेशा। तो रेलवे के लाइन ज़मीन पे है ना, ज़मीन से आसमान तक। अभी मैं एयरपोर्ट के बाजू में रहता हूँ, सांताक्रूज में। तो मेरी तरक्की जो ज़मीन से आसमान तक की है। जी। कभी कभी कहता हूँ। लेकिन मैं बताइए ना, आप हमेशा अपने पॉडकास्ट में बोलते हैं या फिर कहीं भी बातें करते हैं कि मैं बहुत गरीबी देखा हूँ, बहुत गरीबी से आया हूँ। आप तो सरकारी अफसर रेलवे में काम करते हुए पिताजी के पुत्र थे, तो आप कैसे गरीबी इतना देख सकते हैं? पिताजी को शराब का शौक़ था, बहुत शौक़ था। वो इतना पीते थे। और क्या होता कि उन दिनों रेलवे वालों को उधारी दारू, शराब किसी भी ठेके पे मिल जाती थी। और पगार के दिन, पेमेंट के दिन, वो उस टंडे आके पेमेंट के जगह पे खड़े हो जाते थे। अच्छा। शंकर पाल, तेरा इतना ही बिल है, तेरा इतना बिल है। गौरी शंकर, तेरा इतना बिल है, फला इतना बिल है तेरा। वो पूरा पेमेंट वहाँ पे ले लेते थे। तो घर पे कुछ बचता ही नहीं था।
तो महीना भर फ्री में दारू मिलती थी, उधार मिलती थी, लेकिन पगार के दिन एक ही दिन वो पूरा पूरा खत्म हो काट जाता लेते। था। तो इस वजह से घर पे काफ़ी गरीबी थी। तो मैं आठवड़ी बाज़ार में काम करता था सब्ज़ी की दुकान में। तो संडे सब्ज़ी छीलना, साफ़ करना, पानी से ये करना, बेचना, वो करना, गोनी उतारना, टेम्पो से फला करना, ये करना। और पगार मेरा ये होता था कि शाम को जो सब्ज़ी बचेगी वो तुम घर पे ले जा सकते हो। तो काफ़ी सब्ज़ी बच जाती थी, एक हफ्ते भर का हमारा घर का खाना हो जाता था। फिर सुबह उठ के स्कूल से पहले मैं डबल रोटी बेचता था। डबल रोटी लो तो एक बेवड़ा मेरे पास में, इधर आ बे, मैंने कहा, क्या बेच रहा है? मैंने कहा डबल रोटी। साले महंगाई के ज़माने में यहाँ आदमी को खाने के लिए सिंगल रोटी नहीं मिल रही, तेरी डबल रोटी कौन खाएगा बे? तो इस टाइप के जोक मेरे साथ में हुआ करते थे। हाँ। लेकिन मेरे को बताइए ना कि आप 20 साल की उम्र में ही मुंबई आए थे, तो मुंबई से सीधा सांताक्रूज का क्या कनेक्शन, मतलब मुंबई से आते ही आप सांताक्रूज आए थे? पहले मैं नागपुर में आया। नागपुर में ऑर्केस्ट्रा में, ऑफिस में, ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा के ऑफिस में भी काम करता था। वहाँ झुनका भाकर केंद्र में खाना पीना, ऑफिस बॉय, ऑर्केस्ट्रा में काम करना, ऐसा सब चीज़ें चलती थी। छोटा मोटा जो पेमेंट मिलता था थोड़ा घर में भेजता था, थोड़ा, क्योंकि घर वालों को बहुत मदद की ज़रूरत थी। तो मेरे दोस्त ओमी सिंह ने मुझे बताया कि तू बॉम्बे चला जा। तो मैं बॉम्बे में आया, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मोर्चे में यहाँ आ गया। एंड तो वहाँ पे नागपुर में कुछ बॉम्बे में ग्रुप आया करते थे ऑर्केस्ट्रा के। तो एक आर्टिस्ट का मैंने नंबर ले लिया था, एड्रेस ले लिया था, वो सांताक्रूज में रहता था। अच्छा। प्लस मायापुर से मिठुन चक्रवर्ती साहब का एड्रेस लिया था जो बैंड्रा में रहते थे। और दोनों ही उन दिनों नहीं मिले मुझे क्योंकि मिठुन दा ऊटी शिफ्ट हो गए थे। एंड हमारे अजहर लश्करी साहब वो कहीं पर बिजी हो गए थे। तो चाय की दुकान पे काम कर लिया, नौकरी कर ली, और फिर वहीं पे अपना रहना, खाना पीना, बाजू में बॉडी थी वहाँ पे नहाना, ऑर्केस्ट्रा में स्ट्रगल करना, ये करना शुरू किया। 2-3 साल तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में काम मिलना शुरू हुआ। किसी के घर पे रामा गाड़ी भी काम किया, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, सब ये सारे काम। हर जीवन का ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने किया ना हो। हाँ, क्योंकि सांताक्रूज का एक वाकया है मेरे पास जी कि सांताक्रूज की जिस चाय की दुकान पे आप वेटर थे, जी। वहाँ पे काफ़ी पुलिस वाले आते थे, काफ़ी बोलते ना ड्राइवर आते थे। हाँ, हाँ, हर तो तरह के वहीं पे आप चालू किए, वहीं से कॉमेडी आपका चालू यस हुआ। यस यस। क्योंकि रतन नूरा जो चालू हुआ है वो चाय की टपरी से ही चालू हाँ हुआ। हाँ, वो कैरेक्टर अलग लगाते थे। कोई एक्टर आ गया स्ट्रगलर, तो बोलते एक्टिंग दे, एक्टिंग। मैंने कहा एक्टिंग के लिए तो एनएससी जाना पड़ेगा। अबे एक कटिंग दे। मैंने कहा अच्छा, एक्टिंग नहीं है, एक कटिंग। फिर कोई गुजराती है क्या, ए बेटा जरा बेटी दे ना। मैंने कहा बेटा बेटी दे, पता चला कि बेटी मतलब चाय, 2 चाय मांग रहा है, ठीक है। अच्छा। फिर कोई मराठी आदमी आ गया, ए चाय ला, चाय ला। तो बोला अरे गाली तो नहीं दे रहा, तो पता चला चाय ला, चाय ला बोल रहा है। फिर कोई शराबी आ गया, 90 दे, 90 दे। मैंने कहा भाई दारू की दुकान कहीं और है। नहीं, हम 9 लोग हैं, आज दारू नहीं, आज चाय पियेंगे, 90 दे। तो इस तरह के अजीब व गरीब। एक बंगाली आ गया, बेकार दूध का चाय दे। मतलब बेकार दूध का चाय तो यहाँ बनता नहीं। अरे रोज़ बनता है, हम बेकार दूध का चाय पीता है। तो बिगर दूध का चाय पीता है। मतलब बिगर दूध का चाय क्यों पीते हो? मतलब हम काली का भक्त है, हम काली चाय पीता है। तो ये वहाँ से कैरेक्टर सब देखने मिलते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो कैसे सर वो चाय की टपरी पे एक वेटर का नौकरी करने वाला आदमी, कैसे वहाँ से क्या कनेक्शन था, वहाँ से आप सीधा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज तक पहुँच गए? 10 साल तक रहा वहाँ पे। 3 साल तो चाय की दुकान पे रहा, फिर बाद में आजू बाजू में किराए पे रहना, यहाँ करना, छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप, 7 कलर, बाबला ऑर्केस्ट्रा, शो टाइम, उसमें मेरा। और फिर ऑर्केस्ट्रा में काम मिलना शुरू हो गया, दीदार सिंह, मिलन सिंह। फिर फिल्म स्टार शोज में काम मिलना शुरू हो गया। लगान का वर्ल्ड टूर किया मैंने 2000 में। अच्छा। पूरा आमिर खान, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, अनिल कपूर, सबके साथ में गया। आमिर खान ने मेरा ऑडिशन लिया था, तो वो खुश हो गए। पहला ही जुमला मैंने सुना है कि मैं ऋतिक रोशन का ज़माना ऐसा, आमिर भाई ऋतिक रोशन का ज़माना ऐसा चल, क्योंकि उनकी फिल्म आई थी कहो ना प्यार, सुपर हिट हो गई थी। हाँ। और उसके बाद यादें फिल्म आई थी। तो मैंने कहा भाई ऋतिक रोशन इतने सुपर हिट हुए, इतने सुपर हिट हो गए, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा नज़र लगी कि अब तो सिर्फ उनकी यादें बची है। तो इस टाइप की जो करता था तो लोगों से। तो आमिर खान साहब ने मुझे वर्ल्ड टूर में लेके गया, सोनू निगम साहब ने मुझे वर्ल्ड टूर में लेके गए। और इस तरह से इन सारे उस्तादों के थ्रू, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सोनू निगम, कुमार शानू, उदित नारायण, इन बड़े बड़े लेजेंड के साथ मुझे 2000 के बाद काम मिलना शुरू हो गया। अच्छा, आप जब
द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आपने काम किया है, जब जितने टाइम थे, अब विनर भी वहाँ रहे, तो आपके साथ और बहुत से, क्योंकि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से बहुत लोगों का रिश्ता है, जी। जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री का 50 रिश्ता से ज़्यादा है। लोग आए थे जैसे। हाँ, उस समय का कुछ एक्सपीरियंस आप साझा कर सकते हैं कि कैसे क्या था, और वो लोग कहाँ गए, और वो लोग आपके साथ कैसे रहते थे? आज भी उन सबके साथ मेरा घर जैसा रिश्ता है, क्योंकि जैसे आपने नाम लिया, भगवंत मान पंजाब के सीएम है, राजेश श्रीवास्तव जी द ग्रेट आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कमी हमेशा खलती है। वो हमारे गुरु उस्ताद है। नवीन प्रभाकर, एहसान कुरैशी, बहुत सारे कलाकार उसमें आए हैं जो अपनी अपनी जगह पे कार्यरत है, बिजी है। कुग्गी पाजी है। इनसे बहुत कुछ सीखने मिला, इनसे बहुत देखने मिला। पंकज सरासर जो डायरेक्टर थे, उन्होंने हमको ग्रूम किया और इस शो में आने का मौका मिला। शेखर सुमन सिद्धू साहब जैसे बड़े सेलिब्रिटी को पहली बार हमने सामने देखा, उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। और हमारे साथ में उन दिनों औरतों के सीरियल बहुत चलते थे। अचानक औरतों की ज़ात ख़त्म हो गई और परी ज़ात आ गई पुरुषों का। हंसाने के लिए। तो परी ज़ात के साथ हमारा बहुत अच्छा ट्यूनिंग बना, एक फैमिली बन गया था। एक बहुत अच्छा शो चला। फिर इसका पार्ट 2 आया, पार्ट 3 आया। तो जैसे शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह कहते हैं, क्योंकि SR के हैं जी। तो मैंने कहा हम भी तो SR के हैं, हम भी तो बादशाह, हमको भी तो कॉमेडी का बादशाह कहते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा पहले का विनर सुनील पाल S, दूसरे का विनर रौफ लाला R, और तीसरे का कपिल शर्मा K, SR के। हम भी SR के, हम भी हंसी कॉमेडी के SR कॉमेडी के बादशाह। यस, हम भी बादशाह। तो इस तरह से मजाक मस्ती शुरू हुई और आज हम लोग आपके साथ में बैठे। आज इतने बड़े पॉडकास्ट में आज भी अगर हमें बुलाया जा रहा है, भुलाया नहीं जा रहा है, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत बढ़िया सर। ये कॉमेडी करते करते आप मूवी की तरफ भी पहुंचे थे जी। जैसे आपकी एक मूवी में आपको लीड रोल मिला था, जी। बॉम्बे टू गोवा। जी, क्या एक्सपीरियंस था उसमें, बॉम्बे टू गोवा में? बहुत मज़ा आया। लाफ्टर के बाद पहली फिल्म हमारी, उसके पहले 1-2 फिल्में शूट की थी मैंने, फिर हेरा फेरी लाफ्टर के पहली फिल्म है मेरी। इसमें लीड रोल आपका ज़्यादा था। हाँ, लेकिन हाँ बस यस, फैमिली वाला भी की थी अर्जुन रामपाल के साथ। लेकिन यस, बॉम्बे टू गोवा जो है वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट। आज भी टीवी पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बॉम्बे टू गोवा है। और उस फिल्म में हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ, मज़ा था, क्योंकि इसमें राजेश श्रीवास्तव थे, मैं था, विजय राज था, संजय मिश्रा था, टीनू आनंद जी थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। आशिफ शेख जो भाभी जी घर पे वो थे। बड़े बड़े मज़ेदार किस्से हैं। तो मज़ा आया था आपको? बहुत एकदम मज़ा आया था। तो एक बात बताइए सर, आप फिल्म इंडस्ट्री में घुस गए, फिल्म लाइन में घुस गए, पिक्चर बनाना स्टार्ट किए, फिर एक मूवी आप बनाते हैं जो था कि भावनाओं को समझो, जो कि वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्डेड हो गई है। 51 कलाकारों को लेके आपने बनाया जी। ये 51 कलाकारों को लेके आपने बनाया, आप ही सबसे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थे हर तरह से। मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, सब थे। हाँ, तो वो कारण क्या था कि मतलब आप कुछ एक गिनीज बुक में नाम बनाना चाह रहे थे, कि ऐसा था कि उस समय इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं मिल रहा? गिनीज बुक तो खैर मेरा सपना नहीं था, लेकिन मेरा चाहता था कि रिकॉर्ड बने, कोई ऐसी फिल्म बने कि जो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी की, क्योंकि 51 लोग थे। तो आज तक कोई ऐसी फिल्म बनी नहीं। हाँ। और आज के बाद तो शायद बनेगी भी नहीं। हाँ। सारे के सारे उसमें स्टैंड अप कॉमेडियन थे। एक एक कैरेक्टर करने वाला स्टैंड अप कॉमेडियन था। ये अपने आप में इंडस्ट्री की एक अनोखी फिल्म है, भावनाओं को समझो, जैसे गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला। फिर उसके बाद में हमने फिल्म बनाई मनी बैग गारंटी, बिग बॉस, लॉकडाउन टू अनलॉक, गाली गलोच, ये सारी फिल्में बनी और उन्होंने भी बहुत नाम कमाया। अच्छा, आपकी मैंने मूवी देखा है दोनों। आपकी मूवी बहुत ही शालीन और सभ्य है। जैसा कि आप गालियों के बहुत खिलाफ हैं। आप बोल रहे हैं कि आजकल वेब सीरीज़ बन रही है, वेब सीरीज़ में भले पॉर्न नहीं दिखाया जा रहा है, कपड़े नहीं निकल रहे, लेकिन बेचारों के कपड़े तो निकल ही रहे हैं। तो ऐसी एक मूवी थी जहाँ पे आपने काम किया था और आपने भी अश्लील सीन किया था जो रितेश देशमुख के साथ। तो उस समय आपको नहीं लगा कि ये गलत मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा? आप वो फिल्म जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव कैरेक्टर। मैं उसमें आज सुनील पाल नहीं, एक कैरेक्टर हूँ, एक नेगेटिव कैरेक्टर, विलेनिश कैरेक्टर। लेकिन वो तो हर मूवी में सबका ऐसे ही रहता है। हाँ, तो जैसे शक्ति कपूर है। हाँ। शक्ति कपूर असली जीवन में तो बलात्कारी तो नहीं है, नहीं। गुलशन गुरु असली जीवन में, रंजीत साहब असली जीवन में तो बलात्कारी नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर वैसा करना पड़ता है, कैरेक्टर के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से। अच्छा, प्लस दूसरी बात ये कि रितेश देशमुख लड़की है, लड़का है, ये उन्हें नहीं पता था उस कैरेक्टर को। उसको तो लड़की लगा तो वो छेड़ने चला गया, वो कैरेक्टर के हिसाब से। असल में हम ऐसे नहीं।
लेकिन आप तो ऐसे बने हुए कैरेक्टर के खिलाफ भी बात करते हैं। हाँ जैसे आप अगर मनोज वाजपेयी को कोई उनके डायरेक्टर ने कुछ स्क्रिप्ट दिया है बोलने के लिए, लेकिन आप मनोज वाजपेयी के भी खिलाफ थे कि ये जो वर्डिंग बोल रहा है, ये जो लाइन बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी तो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप तो उसके भी खिलाफ हैं। भाई वो देखिए, ये चीज़ें बरसों से फिल्मों में लोग देखते आए कि लड़की की इज्जत पे हाथ डालना, शक्ति कपूर ने भी किया, मनमोहन जी ने भी किया, तमाम विलन ने किया है, प्रेम चोपड़ा ने भी किया। लेकिन ये गाली देना, ये जो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की कोई परंपरा है। ये अगर हम और आप बैठ के भी गाली देने लगेंगे तो इन सबको अजीब लगेगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। नहीं, लेकिन वो तो फिल्म के कैरेक्टर में एक सीन होता होगा जहाँ पे देखिए, आप जैसे बोले कि मैं और आप बैठे, मैं और आप बैठ के गाली गलौज नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरा और आपका एक सीन है जहाँ पे कोई एक ऐसा मुकाम आ गया जहाँ पे मुझे आपको गाली देना है, एग्जाम्पल दो दोस्त पार्टी करते समय भी गाली मुंह से निकाल दे रहे, वो तो कैरेक्टर का एक रोल है। जब फिल्म के लिए जा रहा है, स्टेज के लिए जा रहा है, टीवी के लिए जा रहा है, जिसको करोड़ों लोग देखने वाले, उनका क्या कसूर भाई? उनको क्यों गाली सुननी पड़ेगी? उन्हें क्यों? उनको तो एंटरटेनमेंट, मनोज बाजपेयी बहुत ही ग्रेट एक्टर है, मैं उनको छोटा एक्टर नहीं मानता, बहुत ग्रेट एक्टर है। बड़े बड़े एक्टर उनके सामने पानी भरते हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप मना कर सकते हो भाई, मेरा तो कैरेक्टर विलन का था, आप हीरो होकर गाली दे रहे हो। आप बोल सकते हो भैया देखिए, मैं इसके बदले ऐसा बोल दूं क्या, ऐसे कर दूं क्या, क्योंकि आपको जानने वाले, चाहने वाले बड़े बड़े लोग हैं बहुत। आपने सुनील पाल आपके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है आप। मनोज वाजपेयी का एक रिएक्शन भी आया था कि आपके पास काम नहीं है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। बिल्कुल कर रहा हूँ मैं मेडिटेशन, लेकिन आपके पास तो काम है, हाँ, आपको कौन सा स्टेशन करना चाहिए? अपने गांव का स्टेशन करना चाहिए वापस जाने का। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, और आपने ऊपर बोला से नाम है फैमिली मैन, ये कौन सा फैमिली मैन है Family भाई Man का। जो गाली दे रहा है? लेकिन वो कैरेक्टर में था, ऐसा नहीं कि वो लगातार ऐसी गाली दे वो तो भाई आप ऑप्शन देखिए, क्या गाली जो है दोस्तों में दी जाती है, गुस्से में दी जाती है, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे दे आप अपनी सभाएं करते हैं, वहाँ दे सकते गाली? आप नहीं नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको सबके सामने सबका सम्मान करना है आपको। लेकिन आप बिना रोल के, एग्जांपल मनोज वाजपेयी जी, आप बोल रहे हैं कि बिना अपने कोई मूवी में या बिना किसी रोल के भी रोड पे चलते हुए गाली देंगे, अपने घर में गाली देंगे, आप उनके साथ जाके घर में मिलेंगे तो आपको लगता है वो गाली देंगे आपको? तो जब यहाँ नहीं दे रहे तो फिर उसके लिए ये उनके रोल में है, वो कैरेक्टर में उनके। हाँ तो लेकिन वो रोल कितने लोग देख रहे हैं भाई? आप 140 करोड़ हिंदुस्तानी देख रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि उनको बुरा लग रहा होगा? तो आपका विरोध मनोज वाजपेयी से ना होकर मुझे लग रहा है सेंसर बोर्ड से होना चाहिए। हाँ, सेंसर बोर्ड से, और नहीं, और आर्टिस्ट की भी अपनी सेंसर होना चाहिए ना, आपकी अपनी। आप देखिए, जैसे आप सिगरेट पीते हैं, हम चारों लोग नहीं पीते हैं, तो आप चाहते हुए भी आपको हमारा सम्मान करना चाहिए कि आपके स्मोकिंग से हमें प्रॉब्लम हो सकता है, या आप ड्रिंक करते हैं लेकिन हमको नहीं पसंद है, हम लोग धार्मिक लोग हैं, या आप नॉनवेज खाते हैं, हम नहीं खाते, तो आपको उस दिन नहीं खाना चाहिए। ये आपकी इंसानियत है, आपका अंदर का सेंसर है। आपको ऊपर वाले ने इतनी समझ दी है, उसी समझ की बात, जो समझ में आता है वही समाज में आता है। जो दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट पब्लिक के सामने हमेशा साफ सुथरा रखो, क्योंकि ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये भीड़ नहीं लीड है, ये अन्नदाता है, यही हमारे अन्नदाता है। आप अपना फ़ायदा आपने गालियाँ देकर पेमेंट कर लिया, पा लिया, मैसेज क्या क्या पब्लिक में? नहीं, पब्लिक को तो पसंद आ रहा है। किस पब्लिक को? आप फैमिली मैन देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि फैमिली मैन को लोगों ने रिजेक्ट किया। फैमिली मैन मूवी को, वेब सीरीज को लोगों ने हिट किया और लोगों को पसंद आ रहा है। तो आपको क्या लगता है जो लोग देख रहे हैं वो क्या गलत है? पता अगर उसमें गालियाँ नहीं होती तो और ज़्यादा पसंद आता। आप सोचिए ना, कई ऐसी फिल्में, हम आपके कौन, अब आप सोचिए इस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है, सुपरहिट फिल्म। अब आप सोच के देखिए क्या नहीं था कि प्यार, मोहब्बत, नाच गाना, छेड़, सब कुछ था उसमें, भारतीय कल्चर पूरा था उसमें, लेकिन एक सीमा में था, लोगों को पसंद आया। माँ भी अपने बेटी के साथ देख रही है, तो आप मनोज बाजपेयी, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आपको सब पता है कि ये मेरी बेटी भी देखेगी, क्या गुजरेगी उसके ऊपर। या आप इतने गिर गए कि आपकी बेटी के सामने भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब तो फिर भाई माफ़ करो मुझे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आप मिर्ज़ापुर का भी विरोध किए थे। बिल्कुल,
जहाँ जहाँ गालियाँ हैं, चाहे वो लेटेंट हो, चाहे वो गाली, चाहे कोई भी हो, भाई आप साबित क्या करना चाहिए? 12-15 साल से कपिल शर्मा एक शो चला रहे हैं, उसमें आप देखिए एक क्षेत्र राज है, पूरा फैमिली बैठ के देखता है। ऐसा प्रोग्राम बनाइए, आप ऐसी फिल्म बनाइए, क्योंकि वहाँ मेहनत लगेगी, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। लेकिन आप बताइए ना, समाज में ऐसे अलग अलग 3-4 टाइप के लोग होंगे ही। आप एक हो सकता है मूवी में एक धार्मिक बन रही हो, एक पारिवारिक बन रही हो, एक एडल्ट बन रही हो, और जो पहले से मूवी में लिख के आता है कि ये एडल्ट है, बच्चे नहीं देख सकते। ये तो बचकाना बहाना ये सेंसर बोर्ड ने बनाया है, सर, ये जो लॉ क्या के है? हिसाब से बनाया है। सेंसर बोर्ड भी एक टाइम के बाद ए सर्टिफिकेट दे देता है कि भैया आप गाली गलौज, भैया वासेपुर ये सब फिल्में तो सेंसर नहीं पास की है ना। लेकिन एडल्ट बनाया है कि अब बच्चे भाई नहीं आ सकते। एडल्ट्स का सर्टिफिकेट दे के आपने अपना पल्ला झाड़ लिया ना, हाँ, फिल्म तो रिलीज हो गई। अब वो फिल्म कहाँ कहाँ कौन कौन की देख रहा है, हम जा रहे देखने के लिए। नहीं वो तो सर फिर तो ऐसे आप बोले ना जैसे कि शराब जो आपको नहीं पीता, सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिपिंग मिल जाएगी सबके, हम मिलते हैं। तो कहाँ गया आपका सेंसर बोर्ड और कहाँ गया आपकी चीज़ें? सब बच्चे देख रहे हो। आप कोई भी चीज़ हवा में डालोगे तो वो हवा में सांस तो हर आदमी लेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसको, ये हवा जो है इस तरफ नहीं जाएगी, इस तरफ, है ना, वो सब तो ठीक है। ये गाली गलौज के अलावा बताइए ना, आपने सुनील ग्रोवर का भी बहुत विरोध किया कि ये कभी भी लड़कियों के कपड़े पहन के आके एक्टिंग करता है। बहुत अभद्र बातें हुई थी कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, उसका भी आपने विरोध किया। बराबर। ये तो कृष्णा भी करता है, बहुत एक्टर करते हैं। तो आपका सिर्फ सुनील ग्रोवर को विरोध था या फिर सबको मेरा है? इन लोगों को इतना विरोध नहीं था, थोड़ा हल्का विरोध जिसे कह सकते हैं, हल्का सा, इतना विरोध नहीं। क्यों? भाई जैसे मैंने कहा, मैं नागपुर शहर का हूँ, नागपुर एक संतरा नगरी है। हाँ। और संतरे का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए वो मेरा नागपुर प्यार जाग गया। आपको नहीं लगता ये एडल्ट है? आपको नहीं लगता ये एडल्ट है? ये एडल्ट नहीं, वो जो संतरे का अपमान एडल्ट वर्ड नहीं है। तो संतरे का अपमान जो है, मैंने कहा ना अपमान में बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि अपमान है इसका। नहीं, लेकिन ऐसे ही जो अलग लोग हैं जिनका आप विरोध करते हैं, वो यह भी बोलते हैं कि एक कॉमेडियन जो है वो डबल मीनिंग बात करते हैं और एडल्ट बात करते हैं, जो आज के बच्चे भी समझते हैं। अगर जो बच्चा सुन रहा होगा, मेरी आपका इंटरव्यू सुनेगा, अच्छी बात थोड़ी है। हाँ? अच्छी बात थोड़ी है कि सब समझ रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब एडल्ट कर रहे हैं, सब गंदा कर रहे हैं, सब बुरा कर रहे हैं। तो आप बताइए ना, फिर आज शहर के बाहर गटर होता है। अब शहर के बीचों बीच गटर हो गया। एक टाइम में आकर के पूरा शहर ही गटर होगा। तो किसका भला किया आपने? अपने फायदे के लिए अपना काम बनता, भाड़ में जा जानता। आपने अपने भ्रष्ट नीयत के लिए समाज को गंदा किया ना। आपका काम, हमारा कर्तव्य है कि अगर कहीं गलती से कुछ बुरा चल रहा है तो अपनी आवाज़ उठाओ, साफ सुथरा माहौल बनाओ और कुछ करो। लेकिन लोग बोलते हैं कि सुनील पाल बैठे बैठे जो भी ऐसे कोई फेमस लोग हैं उनके बारे में एक कंटेंट उठा देते हैं, एक विरोध कर देते हैं और जानबूझ के टीवी पे हाईलाइट होने के लिए आ जाते हैं। कौन है वो लोग? हाँ, मैंने भी पूछा ये बात कौन बोलता है, तो मैंने बोला ऐसे कोई एग्जाम्पल है आपके पास कि सुनील पाल ने ऐसे किया? तो बोले कई एग्जाम्पल है। तो मैंने बोला एक बताइए। बोले सोनू निगम का सुनील पाल से क्या लेना देना? कहीं ना कहीं सोनू निगम के बारे में अच्छा बहुत पहले सुनील पाल ने बोला है, लेकिन आज उनके पास काम नहीं है, तो आज बोलते हैं कि सोनू निगम जो कि अच्छा सिंगर, इतना बड़ा सिंगर, वो बोलते हैं कि सोनू निगम के ऊपर बायोग्राफी बनेगा तो उसका नाम रखूंगा सोनोग्राफी। ये तो जोक हो गया ना। लेकिन आज एग्जांपल, आप किसी को अपना सोनू गॉडफादर निगम से इतना बोलेंगे। प्यार करता हूँ कि सोनू निगम जी से इतना इंस्पायर हूँ कि मैं उनकी जीवनी लिखूंगा, उसका नाम रखूंगा सोनोग्राफी। लेकिन ये बात सोनू बायोग्राफी जो होती है ये बात सोनू निगम को पसंद नहीं आई होगी। क्यों नहीं पसंद आएगी? क्या इसमें बुरा क्या है? क्योंकि यही आप जैसे आप बोले ना कि बायोग्राफी जिसकी लिखी जाती है, हाँ। उसका नाम सोनोग्राफी क्यों नहीं हो सकता? सोनोग्राफी क्या बुरा है इसमें? चलिए अच्छा है, लेकिन लोगों का मानना यही बाकी है। सोनू निगम के साथ में मेरे क्या संबंध है, मैं आपको कैसे बताऊं। हम लोग सोनू निगम के साथ में मैंने 3 वर्ल्ड टूर किए हैं। वो हमारे गुरु हैं, उस्ताद है। वो परिवार निगम नहीं, वो हमारा निगम परिवार है। लेकिन उनका बायोग्राफी बनाने के बाद आप सोनोग्राफी बोलेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए लोग पागल की तरह बात करते हैं। हाँ। मैंने कहा भाई सोनू निगम जी साहब से, उनके जीवन से मैं इतना इंस्पायर हूँ कि मैं उनकी बायोग्राफी लिखूंगा। हाँ। उनकी जीवनी लिखूंगा, उनकी बायोग्राफी लिखूंगा, जिसका नाम सोनोग्राफी होगा। हाँ। सोनोग्राफी क्या प्रॉब्लम है? उसकी किताब का नाम सोनोग्राफी होगा, क्या बुरा है?
आपका नाम अगर गौरीग्राफी है, आपका अगर मैंने बायोग्राफी लिखूंगा तो गौरीग्राफी लिखूंगा। नहीं, सोनोग्राफी और गौरीग्राफी में बहुत अंतर, आप समझिए। क्या फ़र्क है? सोनोग्राफी कोई बहुत बुरी चीज़ थोड़ी है। नहीं, सोनोग्राफी एज ए एक महिला का सोनोग्राफी निकाला जाता है और सर्टेन केस में निकाला जाता है। वो तो कोक स्टूडियो भी चलता है, तो क्या उसको भी आप कोक से जोड़ोगे? वो तो सिंगर लोगों को ही है। दिमाग देखो क्या, जिनके पास में ये ट्रोलर्स है ना, होते 2 कौड़ी के, अकल तो होती नहीं है। माँ बाप और घर पे बोझ होते हैं, अपनों में ब्लॉक होते हैं, प्रोफाइल पे लॉक होते हैं, है ना? क्या अपनों पे? अपनों में ब्लॉक होते हैं, हाँ प्रोफाइल पे ब्लॉक होते हैं, हाँ। है ना? ब्लॉक और लॉक तो होते हैं, इनकी कोई औकात नहीं होती है। तो जो मुंह में आए क्योंकि इनके पास कोई दूसरा काम, क्रिएटिव लेवल पर काम ही नहीं है ना। मैं सिर्फ उन लोगों से, देखिए मैंने कई लोगों का नाम लिया है जिनको मैंने कहा कि मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, जिसमें जबलपुर के नायकर है। देखिए क्या मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बड़े बड़े लोगों को सुना है, महान लोगों को सुना है। तो ये जो कॉकरोच पार्टी, वो मेरा क्या, कॉकरोच टीम बोल सकते हैं। हाँ, कॉकरोच टीम जो है, हाँ। वो उससे मैं इंस्पायर कैसे हो सकता हूँ? मैं जॉनी लीवर को सुन चुका हूँ, जॉनी भाई को, मैं राजू श्रीवास्तव जी के साथ रह चुका हूँ। आप सोचिए ना, मेरा ग्राफ देखिए ना आप, मैं जॉनी लीवर जी के साथ रह चुका हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ, वो मेरी फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनके साथ में उनके कैसेट्स सुन चुका हूँ, प्रोग्राम कर चुका हूँ। मैं राजू श्रीवास्तव जी के साथ रह चुका हूँ। मैं कपिल शर्मा मेरा जूनियर है, लेकिन उसको मैं अपना गुरु मानता हूँ। मैं मोइन अख्तर, उमर शरीफ, के नायकर, अभी नए में जेमी लीवर, जॉनी भाई की बेटी, चार्ली चैपलिन साहब और मिस्टर बीन, रोमन एटकिंसन, ये सब मेरे उस्ताद हैं। मैं इन छपरियों, ये जो छपरी जिनकी बात कर रहे हैं आप, ये इनके अंदर अकल की कमी है, इसलिए गालियाँ देते हैं कॉमेडी में। आप जोक बना के दिखाइए ना। अब सोनोग्राफी से समझ में ही नहीं है आप लोगों के, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो कॉमेडी है वो कॉमेडी है, ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूँ? आप बताइए, हंसी किस बात पे आती है? कोई आड़ी टेढ़ी हरकत करेगा वही ना। सही बात है। तो जो कॉमेडी है वही तो कॉमेडी है। अब इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आई, आपने उसका मुद्दा बना दिया। तो अकल आप में नहीं है। आप अपना एजुकेशन बढ़ाइए, तब जाके आप मेरे सामने आइए। जी जी। आज 20-25 साल से मैं दुनिया भर में मैं कितने वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ और कितने लाइव शोज़ कर चुका हूँ और कितने बड़े बड़े कलाकारों के साथ में कर चुका हूँ। बच्चन साहब मुझे सामने बैठ के सुन चुके हैं, मुझे बड़े बड़े नेता अभिनेता देवेंद्र फडणवीस मुझे नाम से प्यार से जानते हैं, मुझे कई बार अवार्ड दे चुके हैं। भगवंत मान तो मेरा खुद को दोस्त ही है। बड़े बड़े नेता, ये सारे सम्मान, ऐसे शो में इनको बुलाया जाएगा क्या? मुझे बताइए, जो गाली गलौज वालों को। आप मुझे बताइए, किसी बहुत बड़े सम्मानीय प्रोग्राम में मैं बोलूँगा भैया, आप बोलेंगे भाई उनको बुलाना है, तो आप बोलेंगे यार पता नहीं साला गाली दे दे। उल्टा उन लोगों की वजह से हमारा काम कम हुआ है। क्या आप गाली नहीं देते इसलिए? डर गए लोग ये सोच के कि भाई यार उनको कॉमेडियन को बुलाएंगे, अच्छा गाली गलौज करेंगे तो गाली गलौज करते तो मत, कॉमेडी का सेक्शन ही निकाल दो, मत रखो। तो हमारे जो पहले महीने में 10 शो होते थे, आज 3-4 शो हो गए। तो हमारा नुकसान जब होगा तो हम चिल्लाएंगे नहीं, बिना वजह, बिना कसूर। मेरा कसूर क्या है? सही बात है। तो ये अच्छा बताइए कि आप देश के प्रति कितना सम्मान है आपको? आई लव माई इंडिया, आई लव माई मीडिया, आई लव माई इंडिया। और है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। आई लव माई इंडिया। इसी बात पे किसी ने कहा था कि देश के जो नियम बने हैं, देश के जो लॉ बने, सुनील पाल ने उसको तोड़ा है। जैसे कि ईडी का एक छापा आपके ऊपर आया मेरे ऊपर, खिलाड़ी बुक आपको कुछ याद होगा, जो कि ऑनलाइन बैटिंग गेम का एक साइट था। हाँ, जिसको प्रमोट आप कर रहे थे। आप लोगों को बोल रहे थे, क्योंकि आपको लोग मान रहे थे, उस समय आप विनर थे, जीत के आए थे, आपको लोग प्यार कर रहे थे, और आप उस समय प्रमोट कर रहे थे कि आप इस पे गेम खेलिए, जो कि बहुत ही इनलीगल था, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। और ईडी का इंक्वायरी हुआ था, क्या था वो? नहीं, ईडी की तो कोई इंक्वायरी हुई नहीं थी। ईडी का तो मैं फुल फॉर्म, उल्टा मैं बहुत रिस्पेक्टेड मानता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट? हाँ, वो डिपार्टमेंट आपके पास आई थी।
नहीं वैसे नहीं आए थे, लेकिन हाँ वो तुम्हारा जो आप बोल रहे हैं ना, वो मैंने उस वक्त किया और उसके बाद फिर दोबारा नहीं किया मैंने। तो आपको पहले नहीं पता था गलत है? नहीं पता था, हाँ। लेकिन बाद में जब पता चला तो फिर मैंने नहीं किया। तो कुछ ये क्वेरी आप तक आने के बाद कुछ लगा कि आप पे कोई एक्शन? नहीं हुई कभी नहीं, सिर्फ कभी नहीं, इंक्वायरी होके ख़त्म हुई? नहीं कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई। नहीं, एक ऑनलाइन है मेरे पास गवर्नमेंट के साइट पे। अच्छा मुझे याद नहीं, वैसे कुछ इस बात को कोई बहुत बड़ा तूल तो नहीं दिया गया, लेकिन मैंने दोबारा फिर किया नहीं मैंने। हाँ, मतलब आप पहले थे, उसके बाद आपने बंद कर दिया, उसके बाद आपने नहीं जब किया। मेरे समझ में आया तो फिर मैंने नहीं किया। ठीक है, ठीक है, यही एक आपका है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ एक काम आपने किया है, इसके अलावा कोई चीज़ मिला नहीं मुझे। करेक्ट। एक बात बताइए सर, ये जो आजकल यूट्यूबर्स नए नए आ रहे हैं और आपको भी बहुत ही बुरी तरह से बातें कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं, तो आप इतने कॉमेडियन के साथ मूवी बनाए हैं, कनेक्शन अच्छे, क्या आपका कोई भी कॉमेडियन का एक कोई यूनियन या कोई ग्रुप या कोई ऐसी चीज़ें नहीं जहाँ पे आपस में आप बात कर सकते हैं या एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के काम के बारे में बात करें? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज ये जो यूट्यूबर जो सर चढ़ के बोल रहे हैं ना, ये हमारे ही अपने लोगों की वजह से बोल रहे हैं। खामोश रहने का नतीजा है। हम्म, मेरे पास तो फिर भी थोड़ा बहुत काम है। हम्म, हमारे ग्रुप के जो हिंदी कॉमेडी करने वाले हैं ना, हम्म, वो करीब करीब बेचारे बर्बाद हो गए, हम्म, काम ही नहीं उनके पास में। हम्म, क्यों? क्योंकि जब वक्त था ये चुप थे, हम्म, इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। एक दो संस्था भी है, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला जो सेल्फिश तरीके से इन्होंने, अगर उस वक्त उन्होंने आवाज़ उठाई होती तो ये सारे नहीं। आज क्या हो गया कि आज इनका इतना दबदबा हो गया कि इनके प्रभाव में हमारे काम बंद ही हो गए करीब करीब। अब तो हमको ये क्यों कर रहे हैं? ये फेमस होने के लिए कर रहे हैं या कौन? क्या? जो भी ये यूट्यूबर आपको तो कहीं ना कहीं से कुछ कर रहे हैं तो? हाँ फेमस होने के लिए खुद भी गाली गलौज कर रहे हैं, ऑडियंस को गाली देते हैं। 80% जनता जो है वो हमारे देश की, वो तो आज भी अच्छा सुनना चाहती है, लेकिन 20% जो चरसी गंजड़ी जो जनता है, कॉमेडियन बन गए हैं। हाँ कॉमेडियन बन गए, और चरसी गंजड़ी जो ऑडियंस भी है वो अपने आप की, अपने सबके सगे बाप की नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि वो असामाजिक तत्व है, वो उनके फ़ैन है, उनको सुनते, तो इस तरह से उनको सोशल मीडिया पे बढ़ावा मिलता है। तो आपको लगता है कि ये लाइक्स का गेम हो गया। अभी क्या हो गया कि दुनिया ही पूरी वल्गर हो गई, सुनते नहीं। हम अगर अच्छी बात करते तो हमको बायकॉट किया जाता है। तो आपको लगता नहीं कि ये सब जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हैं कि व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? हाँ करेक्ट। आपने कभी किया ऐसा? मैंने कभी नहीं किया। मैंने आज तक आपने देखा होगा कि हमारे 20-25 साल के करियर में आप कभी फेमस होने के लिए कुछ ऐसे हरकत नहीं किए? नहीं, कभी नहीं। तो आपने किडनैपिंग का केस क्यों खुद पे बनाया? किडनैपिंग मेरे पे थोड़ी, मैंने खुद थोड़ी बनाया। मैं एक मेरी ऑडियो इतने- क्लिप निकला आप था। गौरी जी मुझे ये बताइए, क्या मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं किडनैपिंग का केस करके कानून को धोखा दे दूंगा? नहीं, लेकिन एक ऑडियो आया था, आपके पास भी आया होगा, आया था। जिस ऑडियो में आप ही किडनैपर से बोल रहे हैं और किडनैपर ने आपसे बोला है, मेरे पास भी ऑडियो है। ठीक है। किडनैपर आपको बोल रहा है कि सुनील जी आपने ही प्लान किया और आप क्यों ऐसे कर रहे हैं और हमें क्यों अरेस्ट करा रहे हैं? अच्छा, तो आपने बोला कि हाँ ठीक है, उसको हम देख लेंगे। वो किडनैपिंग पहले हुई, हम्म, किडनैपिंग के बाद उन्होंने पैसे मांगे 20 लाख और रुपए। हाँ मुझे बोला कि हम आपको छोड़ देंगे तो आप क्या करोगे? हम्म, तो डर के मारे मैंने कहा मैं किसी को बताऊंगा नहीं, आप लोगों का नाम नहीं लूँगा। बोले आप लोग नाम लोगे तो फिर हम लोग बड़े ख़तरनाक लोग हैं, हम जानते हैं कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं, सब पता है हमको, ठीक है, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं मैं प्रॉमिस करता हूँ कब किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आया, बात मीडिया में फैल चुकी थी पहले से ही, पहले से फैल गई थी। तो उनका फ़ोन आया मुझे, अरे सुनील जी आप जैसा जैसा आपने बोला था हमने वैसा किया, आप तो हमारे खिलाफ़ जा रहे हो। मैंने कहा भाई बात पहले से फैल चुकी है, मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा, मैं थोड़ी चुप बैठ सकता। मैं तो बताने को तैयार नहीं था आपके खिलाफ़, लेकिन बताना पड़ा। ये उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और मेरे खिलाफ़ इस्तेमाल कर लिया, जबकि उस ग्रुप ने मुश्ताक खान जी को भी किडनैप किया था, उस ग्रुप ने 2-3 लोगों को और भी किडनैप, उनके प्लानिंग था। वो पूरा बाकायदा किडनैपिंग ग्रुप था जो आज मेरठ के जेल में बंद है। पुलिस, यूपी की पुलिस को धोखा दूंगा मैं, यूपी की गवर्नमेंट को धोखा दूंगा, योगी जी को धोखा दूंगा मैं इतना बड़ा क्रिमिनल हूँ क्या? हाँ, लोग मतलब बेवकूफ़ अनपढ़ जाहिल लोग कुछ भी बोलते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जब उन पर बारी आएगी ना तो पता चलेगा कि कैसे हम मुसीबत से वहाँ से क्या क्या हुआ होके मैं निकला था वहाँ से मैं।
तो आप वहाँ से निकलने के बाद ये सेंटेंस कहीं मीडिया के सामने बोले थे कि मेरे हाथ में स्टील का कटोरा है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, या इसको फैलाया गया था? स्टील का कटोरा पुराना पंच है वो, इसलिए मेरे रेलवे में मैं जब डांस किया था हाँ। तो मुझे इनाम में स्टील का कटोरा मिला था। तो मैंने पिताजी से कहा था कि मुझे स्टील का कटोरा मिला, तो बोले जा अब इसमें मांग। तो पिताजी का कहना था कि इसमें जो मिल सकता है मांग, प्यार, आशीर्वाद, ज्ञान। अच्छा, मतलब उसको लोगों ने जोड़ दिया यहाँ ये से जो यहाँ। आपका चटोरा है, इसका पहला इनाम स्टील का कटोरा, जिससे इसने आपका प्यार बटोरा है, और उस स्टील के कटोरे से स्टिल आई एम वर्किंग। वाह। अच्छा बताइए सर कि अब हम आ जाते हैं आज के जो आपका कंट्रोवर्शियल बहुत चल रहा है। आपको लगता है कपिल शर्मा शो में आपको बुलाया गया था, तो एक आपको बुलाया गया होगा स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए, करेक्ट। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कपिल शर्मा शो में कहीं ना कहीं किसी और की इमेज को क्लियर करने के लिए बुलाया गया था? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इसके पहले का ना, आप शो में जाने के पहले एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था जहां आप समय राणा के साथ और रणबीर के साथ पर्सनल बातें कर रहे हो, जैसे लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा हो रहा है। वो क्लिपिंग पहले गई, लेकिन उसके बाद स्टेज के ऊपर आने के बाद जो क्लिपिंग दिख रही है, जो पब्लिक को दिख रहा है, जो हमें दिखता है, वो अलग था। क्या गौरी जी, ये जो गाली गलौज वाले जितने भी लोग हैं ना, जितने भी हैं, ये ऑफ कैमरा इतने सभ्य होते हैं, दिखाते हैं, और ऐसे हाथ जोड़ के मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, वहाँ नहीं गाली देंगे, इंटरव्यू भी नहीं देंगे गाली। आप इनके कुछ भी उठा के देंगे, इंटरव्यू भी नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही पर्दे पर आते हैं इनको क्या हो जाता पता नहीं क्या। ठीक है, और वैसे भी कोई इनकी जानलेवा दुश्मनी तो है नहीं मेरी। अब सामने कोई आ जाए, प्यार से बात करे, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ी बात तो करनी पड़ेगी, ये तो इंसानियत है। नहीं, समय राणा क्यों आपके विचारों पीछे के पड़ा है? मतभेद हो सकते हैं। समय राणा आपके पीछे क्यों पड़े, क्या प्रॉब्लम क्या था? भाई उनको अब इतने दिनों से मैं वो लेटेंट के लिए कह रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, गाली गलौज का कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने सबने दिमाग में रखा इस बात को। और नेटफ्लिक्स के स्टार है ये सब लोग, OTT पे वो भी आता है, फैमिली मैन भी आता है, और ये सब भी आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि नेटफ्लिक्स ने इस बार नेट फिक्स कर देते हैं, ऐसा जाल फिक्स कर देते हैं कि इसके ऊपर डाल देते हैं। मुझे बुलाया गया, और लेकिन आपने समय राणा से कभी पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे पता है रियलिटी क्या है। क्या समय राणा से अगर कनेक्ट करेंगे तो वो बोलते हैं कि ये कारण नहीं है। कारण वो है जो कि सुनील पाल सोचते हैं कि जब कॉमेडियन के साथ कुछ होता है तो हम सब कॉमेडियन को अपनी एक एकता के साथ में अपना एक दूसरे को मोरल तो सपोर्ट दे सकते हैं। जब रणबीर और समय राणा के साथ एक इशू हुआ था, जब वो एक कानूनी कार्रवाई में चल रहे थे, उस समय सुनील पाल ने सबसे ज़्यादा उंगली किया था और सारे कमेंट्स सारे ऑनलाइन आके हमारे खिलाफ बात कर रहे थे। तो कानूनी कार्रवाई क्यों हो रही थी इनके ऊपर? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत एपिसोड में कुछ बोला था। हाँ, तो फिर मैं वही बोल रहा था ना। लेकिन उनकी इच्छा थी कि आप एक कॉमेडियन थे, अरे तो आप हमारे ग्रुप ये के कैसे हैं, बात हो सकती है? आप उस समय अगर हमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो हमारा विरोध नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं भाई, मेरे काम जा रहे हैं उससे, स्टैंड अप कॉमेडी की बात है, आपकी बिरादरी की, आपकी, आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन का कोई नुकसान कर रहा है, उस प्रोफेशन में आपका फैमिली नुकसान हो रहा है, परिवार नुकसान हो रहा है, काम नुकसान हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं? वहाँ भी नहीं बोलोगे आप? जिस प्रोफेशन ने आपको इतनी इज्जत दी, जिस प्रोफेशन में आपके बाकी लोग बेचारे हैरान परेशान हो रहे हैं, काम जा रहे हैं आपके, तो आप नहीं बोलोगे कि भैया ये नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है? मैं, हाँ ये बात अलग है कि मैं ही बोल रहा था, बाकी सब चुप थे। वही उसी वजह से मैं आज कह रहा हूँ ना कि हमारा नुकसान हुआ है। बाकी लोग अगर बोलते, गूंगे बहरे नहीं होते, बोलते, तो आज हमारा भी रुतबा होता, नाम होता। नहीं, क्योंकि कॉमेडियन में भी दो टाइप के कॉमेडियन, एक जो जेंजी आज के हैं, जो आप बोल रहे हैं कि गाली वाले कॉमेडियन, उनको ऐसे मैं डाल देता हूँ, गाली वाले कॉमेडियन। आपने तो एक अच्छा नाम दे के रखा है कि ये आतंकवादी कॉमेडियन है। मैं नहीं बोलता ऐसा, उस पर बात करूंगा मैं आपको। एक आतंकवादी वाले कॉमेडियन आपने नाम दिया, और एक है जो आपके समय के होंगे, जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज विनर 1, 2, 3, अगर तीनों विनर आए होंगे तो उसमें हो सकता है हर में 30-40 लोग होंगे, एक अलग सर्कल होगा। उनमें और इनमें आपको लग रहा है कि हमेशा पॉलिटिक्स हो रही है, या कुछ ऐसा है कि जो एक नहीं हो रहे, या फिर सबने आपको छोड़ दिया है और ये दोनों एक हो गए? हाँ, ये हो सकता है। वो सब एक हो गए, आपको छोड़ दिया, सब एक हो गए, मुझे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्या, ये गाली के टॉपिक से नहीं हो सकता? कुछ और कारण? जेलसी भी हो सकती है, जेलसी भी हो सकती है कि भैया मैं गरीबी से उठ के आया, झाड़ू मारता था, बर्तन धोता था, चाय बेचता था,
ऑफिस बॉय था, गरीबी भूखमरी से आया। बाकी लोग भी तो ऐसे बड़े, भगवंत मान सीएम बन गए, जेलसी उनसे भी हो सकती है। कपिल शर्मा देखिए कहाँ के कहाँ पहुँच गए, तो जेलसी तो उनसे भी हो सकती है। सिर्फ सुनील पाल से क्यों? क्योंकि सुनील पाल एक समय पे अप गए, लेकिन कुछ समय के बाद तो डाउन भी आए। देखिए क्या है, मेरे साथ में मुझे जो लोग मेकर्स थे वो पर्सनल दुश्मन हो गए मेरे दुश्मनी आपने ली होगी। मेरे से हुई। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपके बहुत से कमेंट्स पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब कारण सिर्फ गाली का एक टॉपिक उठाना नहीं है, क्योंकि आप सबके फटे में टांग डालते हैं। जैसे कैसे? अभी आप कपिल शर्मा शो में गए, हो सकता है समय राणा या रणबीर ने आपके लिए कुछ बोला, कपिल ने हो सकता है सपोर्ट किया हो, वो लाइव दिख रहा था सबके सामने। क्योंकि इंसान कैसा भी हो, आप उसके पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल चीज़ों पे नहीं कर सकते कि आप चप्पल पहन रहे, कि जूता पहन रहे, आप ब्रश करें, कि आप नहाएं, ये नहीं बोल सकते। ये मतलब ये थोड़ा सा इंसानियत के नीचे था। कुछ भी हो सकता है, समय सिचुएशन चेंज हो सकता है। आपने वहाँ से आने के बाद जिसने कुछ नहीं किया, सबसे पहले आप अर्चना के ऊपर एक कमेंट्स किए कि जो हवा के एक कॉमेडी होता है, हवा के बारे में बात करेंगे तो भी हंसती है, मैं कॉमेडी कर रहा था तो हंस नहीं रही थी, वो भी आपने किया। तो कहीं ना कहीं हर एक सीनियर को, हर एक ऐसे इंसान को आप छेड़ते हैं, फटे में टांग डालते हैं, जो पीछे से आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं। मैं तो इतना बोलता भी नहीं जितना लोग करते हैं, जितना लोगों ने कर रखा है। मैं तो उतना बोलता भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत कम बोलता हूँ। गालियाँ देना अगर समाज में बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम अर्चना ने कैसे गाली दिया? नहीं। अर्चना हंसी नहीं मेरी बात पे। अरे लेकिन आप इस चीज़ को भी आपने ट्रोल किया बहुत बड़ा। देखिए क्या होता है, हो सकता है उनको ना अच्छा लगा हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या है कि जैसे बाकी कलाकार थे, बाकी कलाकार के छोटी सी बात पर भी बहुत उठ उठ के लाफ्टर दे रहे थे लोग। ठीक है, ताली बजाना, उठ उठ के लाफ्टर देना, गुरु तू तो नेक्स्ट कपिल है। अरे कपिल शर्मा रोज अपने एपिसोड में माँ को सामने बिठाता है। इन लोगों की औकात, मतलब इन लोगों, ये लोग अपने माँ को बिठा सकते हैं सामने अपने शो में? एकमात्र वो एपिसोड था जिसमें ये लोग आने वाले थे, तो डर के मारे कपिल ने अपनी माँ को नहीं सामने बिठाया। तो आप बोल रहे हैं कि कपिल शर्मा को पता था कि ये दोनों जन आ रहे हैं, समय एंड रणबीर आ रहे हैं, तो ये गाली गलौज कर सकते हैं शो में, जिसके से अपनी माँ को नहीं लाए। हाँ, और हुआ भी उसमें गाली गलौज, एडिट हो गया होगा बाद में, हुआ भी है उसमें। अच्छा, तो अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो कि ये जिनसे दोनों से आपको तकलीफ है, जो गाली और जिनको आप आतंकवादी कहते हैं, रणबीर एंड समय को, ये आपके साथ मिलके कोई शोज करना चाहे और हमेशा परमानेंट करना चाहे, तो आप नहीं करेंगे? नहीं, मुझे तो ऑफर आते रहता ना, मुझे उनके साथ ही लेटेंट के भी ऑफर आ चुके हैं मुझे 2-3 बार। हाँ, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो गाली नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग दोगे ना, वो माहौल नहीं चाहिए मुझे। गटर में अगर मैं अमृत पी के भी गिरूंगा, सराउंडिंग तो गटर ही है ना, क्या फ़ायदा। तो आप अपने बातों पे एकदम स्टंट पे एकदम क्लियर हैं? बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आप लाइव बोल रहे, हो सकता है देखिए ये लोग क्या होता है ना, लोग ये बोलते हैं कि यार तुमने वो कर दिया, वो जैसे आपने कहा अपना सोना बनी में, तो फिर क्या उसके बाद मुझे ऑफर नहीं हुए? मुझे बहुत बहुत ऑफर हुए। हाँ। ये जितने लोग गाली गलौज मेरे बाद ही आए ना, हाँ, बात ऐसे ऑफर तो मुझे 100 आए। तो मुझे सिर्फ यही करना होता तो मैं कर लेता ना। एक बार गलती से कहीं कुछ ऐसा कैरेक्टर के हिसाब से हो गया, कहीं कुछ ऐसा हो गया, एक आध बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऑफर तो रोजाना आते हैं मुझे। मैं भी गाली दे सकता हूँ भाई, मुझसे पुराने थोड़ी और मुझसे ज़्यादा इनके पास में अब OTT लाडले हो गए होंगे, लेकिन अगर मैं करना चाहता तो मैं भी कर सकता था। गाली देना ही तो कौन सी बड़ी बात है, उसमें कौन सी 30 मार का मामला है, कुछ नहीं। और उल्टा ये लोग जेंजिस को उल्टा बिगाड़ रहे हैं। जो जेंजिस जाती इनका प्रोग्राम देखने के लिए, वो एक मैसेज लेकर निकलती है कि हमें अगर ऐसा बनना है तो हमें गालियाँ देना है। आसान तरीका है, ये ऐसा स्टार इसलिए बना क्योंकि गालियाँ देता है। तो समय रैना वाले मैटर में आपको ये बुरा था कि समय रैना बकवास बातें कर रहा है, या उस समय कपिल शर्मा सामने खड़े हैं जो आपके समय के थे, वो आपको सपोर्ट ना करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं? बुरा क्या था? देखिए वो कपिल का वो एक्चुअली क्या, वो एपिसोड प्लान किया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब तक का नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा TRP वाला एपिसोड था वो। लेकिन आपका भी TRP बढ़ा है इसमें। उसमें सुनील पाल को ही क्यों बुलाया? सुनील पाल क्या चीज़ है भाई कपिल शर्मा के शो में?
सुनील पाल को ही बुलाना मतलब उस शुभ में कुछ तो दाल में काला था, इसलिए बुलाया गया। मेरा टीआरपी क्या बढ़ा, जिस दिन से कपिल का शो करके उस दिन से लेके आज तक एक भी शो नहीं किया उन्होंने लाइव का, ऑफर ही नहीं है मुझे। नहीं, लेकिन आपको लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। देखिए अब आपको बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे वो आप जानते हैं, लेकिन इंटरनेट पे आपको सर्च किया जा रहा है। सच के आज के जेंजीज भी ये ढूंढ रहे हैं कि सुनील पाल कौन है। देखिए क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया ये फोकट फंड वाला मीडिया है, लेकिन एक कलाकार को तो यही चाहिए ना। अरे सर जी, ये सोशल मीडिया पे बिलियंस भी आपके फॉलोअर्स होंगे ना, तो भी आपको टिकट खरीद के और पैसा देकर कोई नहीं बुलाएगा। आप फिल्म लगा लीजिए, आज कपिल की फिल्म में कितनी फिल्में आती, कोई जाता है देखने के लिए? इस बकवास और ये सब फेक लोग हैं, ये ट्रोलर फॉलोअर ये वो ये सब सोशल मीडिया। आप दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, बस यही मतलब। अगर अदब की महफिल है तो याद करो गालिब को, और अगर समय रहना की महफिल है तो गालिबन गालिब को। तो सिर्फ ये समय राणा और रणबीर के खिलाफ है, और भी ऐसे कोई कॉमेडियन है? जितने लोग हैं सबके कुछ और नाम जाने दो, नहीं ना? छोड़ दो। जितने जो भी गाली देता है उनसे हाथ जोड़ के नहीं, देखिए मैं कोई हार्श नहीं बोलूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उससे कि प्लीज़, आपको भगवान ने इतना सुंदर बनाया, बोलने की शक्ति दी है, आप बोल सकते हो, साफ सुथरा बोल सकते हो, पढ़े माँ बाप ने पढ़ाया लिखा है, आप अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, आपको नॉलेज है, अच्छी चीज़ें पेश करो ना। ये कौन सी बात है, क्योंकि इतना सब करने के बाद, आसमान जैसी पढ़ाई करने के बाद गिरे तो गटर में तुम, ये कौन सी बड़ी बात। आज जाओ, अच्छा हमारे जेंजिस को, अब जेंजिस को लोग पसंद नहीं, उनकी मजबूरी है। जेंजिस को अच्छी चीज़ें भी पसंद आती है, आप करो तो सही, सिखाओ तो सही। वो तो स्टूडेंट्स है बेचारे, जेंजिस स्टूडेंट्स है। जेंजिस के सामने अगर आप अच्छी चीज़ें पेश करोगे तो वो बड़े प्यार से स्वीकार करेंगे, लेकिन आपकी औकात नहीं चाहिए ना। आप तो अपने मतलब में लगे हो और डालते तो इल्ज़ाम जेंजिस पे कि उन्हें ये पसंद है, उन्हें ये पसंद है, भाई आपको इतना आता है, आप ही को, आपकी औकात नहीं इससे ज़्यादा की, ये हो जाता है। ये सोशल मीडिया, आप बोले सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ है। हमारी R&D टीम से, रिसर्च टीम से बहुत कुछ मिला था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पर्सनल होती है, हम नहीं पूछना चाहते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूट्यूबर्स हैं बड़े जो आपकी फैमिली को भी टैग किए हैं कि इनके यहाँ पे फैमिली को भी नहीं संभाल पा रहे, जनता को भी नहीं संभाल पा रहे, बड़े लोग कलाकारों को भी नहीं संभाल पा रहे, कहीं भी सुनील पाल रिलेशन अच्छे से नहीं बना पा रहे। सिर्फ बात बात पे वो बोलते हैं मेरे पास 8-10 फ्लैट है, 8-10 पैसे यहाँ से आते, ये आते वो आते, ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसको वो सही है कि गलत है वो किसी को पता नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आप हर बात पे, हर इंटरव्यू में अपनी प्रॉपर्टी के बारे में ऐसे बात करते हैं? ऐसा लोग पूछते हैं कि भाई आपकी क्या परिस्थिति चल रही है, तो मैं उनको बताता हूँ भाई देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी परिस्थिति नहीं है, परमात्मा की कृपा से मेरा ये स्टेटस है और मैं चल रहा हूँ, खुश हूँ। लोग कहते हैं कि आप इसकी वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, जलन की वजह से, फला के, मैंने कहा भाई मुझे जलन वलन कुछ नहीं है, मैं इन छपरियों से क्यों जलूँ भाई। जब मैं बड़े बड़े कलाकारों को सुन चुका, मैं उनका फ़ैन हूँ, गुलाम हूँ, मैं उमर शरीफ का फ़ैन हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब तक कॉमेडी की उम्र रहेगी तब तक उमर की कॉमेडी रहेगी। वो एक सच्चा कॉमेडियन और अच्छा कॉमेडियन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कपिल शर्मा का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने कहा जेमी लीवर जो मेरी बच्ची भतीजी है हमारी, उसका फ़ैन हूँ मैं अच्छा काम करूँ, मैं आपके नतमस्तक हुए पैर छू लूँगा आपके। अच्छा, देश में अगर मुंबई से इलेक्शन लड़ना पड़े तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं फिर भी चॉइस अगर मांगा जाए तो आपसे? राजनीतिक पार्टी जो है और राजनीतिक समझ वो एक अलग होती है। बड़े बड़े कलाकार जाके, गोविंदा जैसे कलाकार वापस आ गए, बच्चन साहब जैसे कलाकार वापस आ गए, तो राजनीतिक समझ एक अलग। फिर भी सुनील पाल को मौका मिले तो कौन सी पार्टी में जाएंगे? जिसमें जाना ही नहीं, उसमें क्या है, एकदम नहीं जाएंगे आप? जाना ही नहीं? राजनीति नहीं रही, पक्का? क्योंकि राजनीति में बहुत पॉलिटिक्स हो गई है अब। कैसे? राजनीति में बहुत पॉलिटिक्स हो गई है। राजनीति में बहुत पॉलिटिक्स हो गई है? कैसे, आपके स्टाइल में बताइए। हमारा नाम है रतन नोरा और इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ पूरा के पूरा। मैंने कहा आप तो पी के टाइट हिलते रहते, इलेक्शन में कैसे खड़े रहेंगे? सपोर्ट से। सपोर्ट से? आपको कौन सपोर्ट देगा साले, हम तो हिले हुए हैं, वहाँ तो उनको भी सपोर्ट मिलता है जो कम्प्लीटली गिरे हुए हैं। लंबा भाषण दूंगा,
ऐसे ऐसे वादे करूँगा जो निभा नहीं सकता। बोले झूठे वादे कैसे करेंगे, क्योंकि हम नेताओं को फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। ऐसा स्पीच दूंगा, और चुन के भी आए, वादे हाँ। पूरे नहीं किए, लोग बोले आप वादे नहीं पूरे किए। अब 5 साल सोऊंगा आराम से, 3 महीना खड़ा था, थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। बोले आप तो वोट मांगने आए थे, भीख मांगने आए थे। साले हम तो आपको आगाह करने आए थे, हम समझाने आए थे कि 26 तारीख का इलेक्शन है, आपका वोट बहुत कीमती है, हमें मतदान करना। साले आपने हमें ही दान कर दिया। मतदान करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये जेंजी को समझाना पड़ेगा कि बिना गाली के भी सुनील पाल को सुनिए आप। ऐसे कॉमेडियन हैं जो वेट कर रहे हैं, वो अच्छा इंटरटेन कर सकते हैं। जेनजीज अपने सामने सबको एनजी समझती है। हाँ, वो जेनजीज जो है ना, राजकुमार साहब की फ़ैन है। हम जानी, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो यहाँ आएंगे, हम तुम्हें हम। तो हम मैंने हो कहा चुका। जेनजीज जो है ना, वो सबको एनजी समझती है, जबकि एनजी का सम्मान करना चाहिए उनको। एनजी मतलब नितिन गडकरी, जो पूरे देश को राह दिखा रहे, मार्ग बना रहे, रास्ते बना रहे, तो जेनजीज को भी मार्ग वही दिखाएंगे। तो नॉट ओनली नितिन गडकरी, कोई भी एनजी, किसी को भी वो एनजी ना समझे, और एनजी समझे तो अपना मार्गदर्शक समझे उन्हें, क्योंकि एनजी जो है वो को मार्ग दिखाएगा। सर, आखिरी के 2 सवाल। पहला, जो आपके खिलाफ यूट्यूबर हैं, कॉमेडियन हैं, उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज। बहुत अच्छा काम कीजिए, बहुत बढ़िया काम कीजिए, और यूट्यूब बहुत बड़ी और बहुत अच्छी जगह है। बस गाली गलौज, हार्श कॉमेडी और वल्गैरिटी से और अब्यूज लैंग्वेज से बचिए। अब्यूज लैंग्वेज अब्यूज़ मत कीजिए। और अगर आपको सेंसर बोर्ड का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो गाली के अलावा आप क्या करेंगे? गाली के अलावा फिर सामाजिक जो कूटनीति है, जिसको ज़बरदस्ती ठूसा जाता है, दिखाया जाता है, अगर सही नहीं है तो उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। हर एक के पास संसार में सेंसर होना चाहिए, क्योंकि बिना सेंसर के संसार नहीं है। जी, धन्यवाद। ये थे कॉमेडी के बादशाह, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले के विजेता सुनील पाल जी। सुनील पाल जी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गाली ही देना नहीं है। इनका मानना है कि अगर हम पौन से बच रहे हैं तो बेचारे को पौन से भी बचना चाहिए, क्योंकि कपड़े उतारना ही गलत नहीं है। अगर आपके विचार और आपके ज़बान से गलत चीज़ें निकाल रही है तो भी एक तरह से पौन है और गलत है। आज के जनरेशन को, आज के लोगों को ऐसे कॉमेडी, ऐसे मूवीज़ चाहिए जो कि फैमिली के सामने बैठ पाए, ना कि चलते चलते सीन देखते देखते कौन सा सीन आ जाएगा और बाप बेटा एक साथ न देख पाए, उसी के सबसे ज़्यादा खिलाफ है। लोग अफवाह, लोग ट्रोल कर रहे हैं, यह किसी पर्सनल इंसान के खिलाफ है, या यह पूरे के पूरे एक चीज़ों के खिलाफ है कि गाली फ्री होना चाहिए या फिर वल्गरिटी के फ्री होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। कुछ आपको लगे तो कमेंट्स में हमें ज़रूर राय दें। धन्यवाद।